हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। मैं अमोल गौड़ी आपको स्टार्ट कर चुका हूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स ऑफ स्टैंडर्ड 12 और हम लोगों ने बच्चों इसका ऑलमोस्ट 40% पार्ट कवर कर लिए। फ्लूइड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज की हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। और बच्चों फिर ऐसे ही करते करते हम लोग कल तक कुछ एक इंपॉर्टेंट पार्ट तक पहुंच चुके थे कि प्रेशर को कैसे मेजर किया जा सकता है। कैसे मतलब किस इंस्ट्रूमेंट से नहीं, लेकिन कैसे का मतलब होता है कि किस फॉर्मूला से। अलग अलग से लिक्विड कॉलम, एयर के कॉलम के लिए हम लोगों ने फॉर्मुलेशन देखे थे। और बच्चों ये होप से मेरी कि आप सभी ने उसको ढंग से पहले वाले लेक्चर्स में कवर कर लिया है। अगर आप उसको कवर नहीं कर चुके तो मेरी सलाह यह है कि इस वीडियो को देखने से पहले वहां पे जाए, उस वीडियो को देखें और फिर ही इस वीडियो पे आ जाए। इसलिए क्योंकि हम लोगों ने बच्चों जो फॉर्मुलेशन वहां पे दिए थे वो फॉर्मुलेशन अभी आगे भी चल के हम लोगों को कुछ काम में आने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर। मैंने देखो आपके लिए पहले ही लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए। चलो हम लोग क्या मेजर करेंगे बच्चों? मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग से इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। उसमें से कुछ बेसिक 2 इंस्ट्रूमेंट है जिनके बारे में हमारा स्टडी है। बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी डिटेलिंग्स आप लोग जब फर्दर स्टडीज करोगे तब आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे लिए जो जरूरी है वो है 2 इंस्ट्रूमेंट्स को समझना। उसमें से एक है बच्चों कौन? मर्क्यूरी बैरोमीटर। बैरोमीटर कौन होता है? बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। समझे बच्चों? चलिए, ये कुछ इस तरीके से होता है मर्क्यूरी बैरोमीटर। अब ये होता क्या है, पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखो, हम क्या करेंगे वो देखो, और फिर कैलकुलेशन के साथ में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रेशर इससे मेजर करते हैं। फॉर्मुलेशन बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखो। वेरी फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। एक्चुअली टेस्ट ट्यूब नहीं होता है, वो एक ग्लास ट्यूब होती है। तो वो एक टेस्ट ट्यूब के जैसी होती है। और ये जो ग्लास ट्यूब है एक्चुअली इसकी जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर की होती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर की होगी। ओके बच्चों, तो ये हो गया। अब हम लोगों ने इसको क्या कर दिया? कट टू कट अप टू द ब्रिंक। ब्रिंक समझते हो आप लोग? ब्रिंक मतलब टू द मार्क वेयर इफ यू विल ड्रॉप सिंगल ड्रॉप ऑल्सो तो वो स्पिल आउट हो जाएगा। मतलब उसको एकदम कट टू कट भरना है। भर दिया और सीधा पकड़ना है। पहले हम लोग उसको ऐसे सीधा पकड़ेंगे जैसे हम लोग नॉर्मली किसी बॉटल पकड़ते हैं। जैसे समझो, मान के चलो कि ये बच्चों, अभी मैं थोड़ा सा जुगाड़ कर लेता हूँ, गिरना मत बस। चलो ये ऐसे मान के चलो कि ये ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब की डायमीटर कितनी है बच्चों? 1 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई है क्या? कितना? 1 मीटर की। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने इसमें मर्क्यूरी भरना है। इसमें पूरा मर्क्यूरी भरने के बाद कितना भरना है? इतना यहां पे कट टू कट भरना है कि अगर थोड़ा सा भी ऐसा वैसा हो जाए या इसमें एक ड्रॉप भी अगर गिर जाए तो वो स्पिल आउट हो जाए, वो गिर जाना चाहिए नीचे। इतना उसको भर के रखना है। भर दिया? चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे देखो। जैसे उसको भर दिया हम लोगों ने, इसका एक एंड क्या है? ओपन है। ये ओपन एंड को अब हम लोगों ने एक दूसरा वेसल लेना है, डिश के जैसा एक वेसल लेना है, और उसमें भी हम लोगों ने क्या करना है? मर्क्यूरी भरना है। अब हम लोग क्या करेंगे देखो, ये जो है ग्लास ट्यूब, इसको बराबर इन्वर्ट करके इसमें डाल देंगे। ओके, अब इसको जैसे ही इन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें से थोड़ा सा मर्क्यूरी ड्रॉप हो जाएगा। किस में? इस डिश में। अब इस डिश में वो जैसे ही ड्रॉप आउट हो जाएगा, इस ट्यूब के ऊपर, ये देखो आपको थोड़ा सा ऊपर ऐसे हवा हवा जैसा दिख रहा है ना, तो वैसे ही यहां पे एक स्पेस जनरेट हो जाएगा। लेकिन वो हवा नहीं है बच्चों, क्योंकि मर्क्यूरी पूरा भरा हुआ था। बस थोड़ा सा क्या हुआ, वो मर्क्यूरी नीचे स्पिल आउट हो गया। जैसे ही वो स्पिल आउट होते वक्त नीचे आ गया, ऊपर क्रिएट हो गया एक वैक्यूम। क्या हो गया? वैक्यूम। ये जो वैक्यूम है इसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉरिसेलीज वैक्यूम। ये पहला इटालियन साइंटिस्ट थे भाई साहब कि जिन्होंने बैरोमीटर के बारे में कहा था। बैरोमीटर के बारे में पहले कुछ बताया था इन भाई साहब ने। अब देखो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इटालियन साइंटिस्ट। ओके, अब देखो ये जो है, ये मर्क्यूरी अभी उल्टी हो चुकी है इसमें। अब नीचे भी मर्क्यूरी है, यहां पे भी मर्क्यूरी है।
आप लोग यहाँ पे बीच में देखोगे एक वैक्यूम है, यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे मर्क्यूरी के कुछ वेपर्स हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रेशर लगभग 0 होता है, इसलिए हम लोग उसको मेजर नहीं करेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे अरेंजमेंट समझ गए क्या करना था। एक डिश लेनी है, मर्क्यूरी भरनी है, एक ग्लास ट्यूब लेनी है, लेंथ 1 मीटर और उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर, इसमें भी कट टू कट मर्क्यूरी भर दिया, उसको डिश में इन्वर्ट कर दिया। जैसे डिश में इन्वर्ट करके भर दिया, हमारा काम हो गया। फिलहाल उसके ऊपर एक क्या क्रिएटेड है, एक तरीके का वैक्यूम। ओके बच्चों, ये हो चुकी है हमारी अरेंजमेंट। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वंस द अरेंजमेंट इज डन, अब क्या करना है बच्चों, कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। सबसे पहला पॉइंट देखो कि जो वैक्यूम के सबसे क्लोजर है पॉइंट ए, उसको नोट डाउन करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे है, नीचे मतलब डिश में और बाहर ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ऐसे 2 पॉइंट ले लिए सी। अब इनकी दोनों की लेवल सेम रहेगी और इन दोनों की सी की, हाँ, ए की और सी की नहीं, ए तो हमेशा ऊपर ही रहेगा इसमें। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ए ऊपर क्यों रहेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको पुश करके रखता है और फिर ये इसलिए ऊपर रहता है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि और यहां से एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए उसका प्रेशर ही 0 हो चुका है। अब देखो बच्चों, यहां पे देखो सी पॉइंट और इधर का सी पॉइंट, इसके बराबर लेवल में हम लोग ट्यूब के अंदर एक पॉइंट इमेजिन करेंगे, वो है नहीं लेकिन हम लोग उसको इमेजिन करेंगे कि वहां पे एक पॉइंट है बी जो सी के लेवल में है, तो सी की और बी की लेवल सेम है, ऐसा हम लोगों ने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन और उसके एजम्पशंस। यहां तक हम लोगों ने सही से चलना बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, नाउ अब हमारा काम स्टार्ट होता है कि टुवर्ड्स द फॉर्मुलेशन हमें चलना है कि हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले बच्चों समझ लो, हमें निकालने का है कि पॉइंट बी पे कितना प्रेशर होगा, पॉइंट बी पे कितना प्रेशर होगा, इसका फॉर्मुलेशन हमें निकालना है। ओके बच्चों, तो इसका फॉर्मुलेशन निकालते वक्त हम लोगों को कुछ चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे प्रेशर एट ए पॉइंट कितना होगा बच्चों, पी ए कितना होगा बच्चों, प्रेशर एट ए होगा 0, प्रेशर एट ए होगा 0। आप कहोगे क्यों, एज above it as no atmosphere above it, उसके ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर है क्या, नहीं, वहां पे कौन है, वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं क्या, नहीं, तो उसकी वजह से प्रेशर लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो अगर यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रेशर कितना है, 0। तो प्रेशर हो चुका है यहाँ पे ए पे 0। अब सवाल यह है कि प्रेशर एट सी कितना है, ठीक है। तो प्रेशर एट सी आप खुद भी जानते हो कि प्रेशर एट सी कितना हो सकता है। सी पॉइंट कहां पे है रे, डिश के मर्क्यूरी जो है, जो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, उसके बराबर बॉर्डर पे, लिक्विड के सरफेस पे, और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, इसके नीचे लिक्विड है पूरा। अब देखो ये अगर क्योंकि टोटली ऑन द सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर एयर का कॉलम है, इसलिए यहां का जो प्रेशर होगा वो एयर के कॉलम का होगा। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि पीसी, प्रेशर एट सी कितना होगा, पीओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या कहेंगे हम लोग इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों भी पॉइंट पे आएगा। ओके बच्चों, चलो अब ये तो ठीक हो गया। चलो अब सबसे आसान काम है, अब हम लोगों को एक पॉइंट एज्यूम करना था। जो पॉइंट क्या था, बी पॉइंट, जो कहां पे है, ग्लास ट्यूब के अंदर है, और ये ग्लास ट्यूब के अंदर का जो पॉइंट है वो कहां पे है, सी की लेवल पे है। अगर हम लोगों ने सी के लेवल पे उसको ले लिया, तो सी का जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर बी का भी होगा, करेक्ट है कि नहीं, सोचो और बताओ। क्योंकि ये कल ही हम लोगों ने देखा था कि जो दो लिक्विड की लेवल सेम होती है तो वहां पे प्रेशर भी सेम होगा, और अगर सेम प्रेशर होगा तो हम लोग कह सकते हैं हियर एज्यूम पॉइंट बी एट लेवल ऑफ सी। ओके,
सी के लेवल पे हम लोग पॉइंट बी को एज्यूम कर रहे हैं। इसके वजह से नाउ प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। करेक्ट है कि नहीं? तो इसको हम लोग कहेंगे कि क्योंकि Pc इज इक्वल टू PO है और Pc इज इक्वल टू PB है, तो PB इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? PO। समझे? क्लियर है ये? अभी सबसे पहले यहां तक दिमाग को शांत रख के समझने की कोशिश करो, अब आगे बहुत मुश्किल नहीं है। अब देखो, ये जो पॉइंट B है और ये जो पॉइंट A है, इन दोनों के बीच में ये जो लिक्विड का कॉलम हो चुका है, इसकी हाइट कितनी है बच्चों? इसकी हाइट हम लोगों ने h ले ली। h लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी ले ली है? हाइट है h। क्या हम लोगों ने इसके पहले भी इसको देखा है कि नहीं देखा है? बिल्कुल देखा है। और इसकी डेंसिटी, मर्क्यूरी की डेंसिटी हम लोगों को रो ले लेनी है। अब अगर मैं आपको पूछूंगा कि प्रेशर एट पॉइंट बी कितना है, सो नाउ प्रेशर एट पॉइंट बी ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू लिक्विड कॉलम या मर्क्यूरी कॉलम। ये जो मर्क्यूरी कॉलम है जिसकी हाइट h, जिसकी हाइट कितनी बच्चों? h इज या विल बी। तो कितना होगा बच्चों? विल बी PB इज इक्वल टू PA प्लस H रो G। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है और हम लोग इसको अभी फाइनलाइज करेंगे। लेकिन अब मुझे बताओ PB कौन है बच्चों? PO। तो PO नहीं है, PO। हाँ, सो PO इज इक्वल टू PA कितना है बच्चों? PA तो 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं, बचा कौन? H रो G। सो क्या हम लोग कह सकते हैं क्या कि प्रेशर एट B A एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, क्योंकि C के ऊपर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और C और B की लेवल सेम है तो सेम प्रेशर होगा, और इसलिए बन गया H रो G जो हमारा है फाइनल प्रेशर का फॉर्मूला। और कुछ इस तरीके से हम लोग इस मर्क्यूरी बैरोमीटर को यूज करके प्रेशर निकाल सकते हैं। समझे बच्चों? होपफुली ये आपको समझ गए। एक बार फिर से बता देता हूं। डिश लेनी है, उसमें भी मर्क्यूरी है। एक लॉन्ग सी ग्लास ट्यूब लेनी है जिसकी लंबाई होगी 1 मीटर, जिसका डायमीटर होगा 1 सेंटीमीटर, उसमें भी पूरा मर्क्यूरी भरना है कट टू कट, उसको इन्वर्ट करके ग्लास डिश में डालना है। मर्क्यूरी थोड़ा सा स्पिल आउट हो जाएगा इसमें से, तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाएगा, वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जिसको हम लोग टोरिसेलिस वैक्यूम कहेंगे। और फिर हम लोग डिश के अंदर के 2 पॉइंट देखेंगे जिनकी लेवल सेम होगी, उसको C कहेंगे, और फिर C के लेवल में हम लोग B को एक पॉइंट इमेजिन करेंगे जो अंदर है ग्लास ट्यूब के। हमें निकालना है प्रेशर एट B। उसके लिए सबसे पहले देखो A का प्रेशर 0, क्योंकि ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। दूसरा, प्रेशर एट C कितना है? जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेयर है। हो गया। अब हम लोग B को इमेजिन कर लिए हैं, तो इमेजिन करने के बाद में हम लोगों को समझा क्योंकि उनकी लेवल सेम है, एज लेवल इज सेम। मैं रीजन लिख देता हूं यहां पे, ठीक है? वैसे तो पहले हम लोगों ने लिखा था। सो अभी PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू PO हो गया बच्चों। और फिर फाइनली क्या हो गया बच्चों? हमें निकालना था प्रेशर एट B, तो हम लोगों ने ये कॉलम ले लिया ग्लास ट्यूब के बीच का। इस ग्लास ट्यूब के कॉलम की हम लोगों ने हाइट ले ली बच्चों, और फिर हाइट है H, और फाइनली फिर PB इज इक्वल टू PA प्लस H रो G। क्या आपको याद है कि ये फॉर्मूला कहां से आया? ये वहीं से आया है, मैंने जिसको अभी लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि उसको याद करो। देखो चौथे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर, लिक्विड कॉलम का प्रेशर का फॉर्मूला। ओके बच्चों, ये हो चुका है। चाहे तो इसको नोट डाउन कर लो और आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत आसान चीज है, तो ये हमारा काम को आसान करते ही चलता है, ठीक है? चाहे तो इसको पॉज करके एक बार डायग्राम बना के मेंशन कर लो। और फिर हम लोग बढ़ेंगे एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट, और ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर है। ओके,
देखेंगे। इससे भी हम लोगों को प्रेशर ही मेजर करना है और सिमिलर टाइप का ही फॉर्मूला है, इसलिए मैंने आपको कहा कि फॉर्मूला को वापस से एक बार जाके रिवाइज करो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट है बच्चों कौन सा? ओपन ट्यूब मैनोमीटर, नॉट बैरोमीटर, मैनोमीटर। ओके, ओए ओए ओए, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब ये होता क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। चलो होता क्या है, ये तो इंस्ट्रूमेंट है, ये भी समझ गए कि किस लिए है। तो ये भाई साहब डिवाइस किसके लिए है? टू मेजर व्हाट? टू मेजर द प्रेशर, डेफिनेटली। दूसरी चीज, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, खत्म हो गया। अब उसमें क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है। ओपन ट्यूब है, इसमें एक यू ट्यूब आती है, याद रखना। आप कहेंगे यूट्यूब, यू ट्यूब का मतलब है यहां पे यू शेप ट्यूब। ओके, यू शेप की ट्यूब है ये। नहीं तो आप सोचोगे ये यूट्यूब कहां से आ गया बीच में? हाँ जी, बीच में क्या आप यूट्यूब पे ही वीडियोस देख रहे हो बच्चों? ठीक है, चलो ये है पॉइंट डी, ये पॉइंट है डी। यहाँ पे एक लिक्विड है, यहाँ पे एक लिक्विड है पूरा भरा हुआ, ये यू शेप ट्यूब है, ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। चलो हाँ जी, तो अभी इनके पॉइंट्स देख लेते हैं बच्चों। ये है पॉइंट ए, पॉइंट ए हो चुका है। देखते हैं पॉइंट बी कहां पे होगा, सी पहले देख लेते हैं। पॉइंट सी है यहाँ पे पॉइंट सी, और बच्चों इसी की लेवल में यहाँ पे होगा पॉइंट बी। तो जहां पे पॉइंट बी है बच्चों और जहां पे पॉइंट ए है बच्चों, इसके बीच की हाइट हम लोगों ने ले ली है h। कितनी हाइट लेनी है बच्चों? h। ठीक है, अब इसमें जो भी लिक्विड है उसको एक थोड़ा सा अलग सा कलर भर देंगे। इसकी डेंसिटी कम होने वाला जो रहता है ना, उसको हम लोग जनरली ले लेते हैं। चलो, तो इसमें कोई तो एक क्या है, लिक्विड है। ठीक है जी बच्चों, अब ये डायग्राम बन चुका है। अब थोड़ा सा काम करते हैं, इसको भी ध्यान से देखते हैं। हमारा काम खत्म हो जाएगा, एकदम से आसान हो जाएगा अगर आप लोगों का ध्यान होगा, रहेगा ध्यान तो ये चीज समझेगी, रहेगा ध्यान तो मिलेगा ज्ञान, है कि नहीं? चलो, अब आपको इस चीज को ढंग से देखना है एक बार। इसमें एक यू शेप की ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, जिसके अंदर हम लोग एक कोई तो लिक्विड भर देंगे। वाटर हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, जिसका जो थोड़ा सा डेंसिटी कम होने वाला है। ठीक है, जिसका डेंसिटी कम रहेगा, और उसको एक जो इसका जो एंड है, एक एंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर है और दूसरा जो एंड है ना, वहां पे वो गैस भरा हुआ है जिसका हम लोगों को प्रेशर निकालना है। तो हमें किसी चीज का अगर प्रेशर निकालना है तो वो कहां पे रहेगा? इधर वाले स्पेयर में, जो दूसरे एंड पे, क्लोज्ड एंड पे अटैच्ड है। तो एक एंड क्लोज्ड है जिसका प्रेशर निकालना है, वो इधर है, और एक ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए, अब हमें निकालना है ये। अब सबसे पहले इसका प्रेशर निकालना है। सो प्रेशर निकालने के लिए हम लोगों ने वापस से एक फॉर्मुलेशन की ओर चलना है, और वो फॉर्मुलेशन ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान है ना आपका? प्रेशर एट सी निकालना है हमको। तो अगर हमें प्रेशर एट सी निकालना है तो प्रेशर एट सी के लिए देखो, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रेशर एट सी निकालने के लिए वापस से हम लोग उसी के लेवल में एक पॉइंट को इमेजिन करेंगे, जो है पॉइंट बी। यहां पे अब इस गैस की वजह से ये नीचे दब गया, ये ऊपर लेवल आ गई, लेवल में डिफरेंस आ चुका है। अब देखो, अगर मैं आपको कहूंगा प्रेशर एट ए इज इक्वल टू 0, क्या आपके पास इसका जवाब है? बिल्कुल है। वो किसको ओपन है? एटमॉस्फेयर को। नहीं, यहां पे ये 0 नहीं रहेगा, ये रहेगा PO, ना कि 0, क्योंकि वो जब हम लोगों ने वहां पे लिया था ना ट्यूब के ऊपर, वो कौन था बच्चों? वो कौन था बच्चों? वैक्यूम। वैक्यूम के वजह से वो 0 बना था, तो इसका मतलब ये 0 नहीं रहेगा बच्चों यहां पे, इसलिए ध्यान देने का है। तो ये बन जाएगा PO।
सो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। ध्यान रहेगा जी। चलिए अब अगर रीजन भी लिख देते एज ओपन टू एटमॉस्फेयर। हाँ जी, अगर रीजन आ जाता है तो थोड़ा सा क्या कहते हैं हम लोग, डिसेंट आंसर हो जाता है। आपके आंसर में उसको लिखना थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा जरूरी चीज है। आई थिंक वीडियो बार बार ब्लर हो रहा है क्या बच्चों? ये हाँ जी, ये इसको थोड़ा सा अभी सेटिंग का प्रॉब्लम हो गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में होते रहेगा, लेकिन ठीक है एडजस्ट कर लो बच्चों। आप एडजस्टमेंट करने वाले ही बच्चे हो, हमें पता है ना। अब हमें निकालने का है प्रेशर एट सी। तो सी का प्रेशर निकालने के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया है बच्चों, एक पॉइंट बी को एज्यूम कर लिया। टू फाइंड प्रेशर एट सी वी एज्यूम point B to same level of C। पॉइंट C के लेवल पे हम लोग B को कंसिडर कर रहे हैं। ओके, देयरफॉर हाइट फ्रॉम A to B, हाइट फ्रॉम A to B बिकम्स h। हम लोगों ने उसको ले लिया है h हाइट। ओके क्या बच्चों? अब मुझे बताओ B और C का प्रेशर सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। देयरफॉर प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट C, क्योंकि लेवल सेम है, क्योंकि लेवल सेम है। अब क्योंकि लेवल सेम है, अब क्योंकि लेवल सेम है तो प्रेशर कहां का निकालते हैं बच्चों? B का निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉलम हमारे पास यहां पे तैयार हो चुका है। अगर कॉलम लिक्विड का यहां पे तैयार हो चुका है और अगर हमें कॉलम का फॉर्मूला पता है तो हम लोग B का निकालेंगे, क्योंकि B का निकल गया मतलब ऑटोमेटिकली C का निकल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग प्रेशर निकालेंगे कहां का? तो पॉइंट B का। तो पॉइंट B का निकालने के लिए हमारे पास वापस से फॉर्मूला क्या है, देखो, प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट A प्लस H रो G। ये इधर का जो रो है ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, कौन सा जो भी लिया है हम लोगों ने। सो इट इज अ डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड। क्यों लिख रहा हूं मैं इसको, जानबूझ के लिख रहा हूं, क्योंकि बच्चों समझो, रो जो था वो हम लोगों ने जो पहले बैरोमीटर में लिया था वो सिर्फ मर्क्यूरी का था, वो फिक्स्ड है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, क्योंकि वो मर्क्यूरी लिक्विड फिक्स्ड है। यहाँ पे लिक्विड फिक्स नहीं है, ये केरोसिन भी हो सकता है तो उसकी डेंसिटी अलग हो सकती है। अगर वाटर लिया उसकी डेंसिटी अलग है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने कम डेंसिटी वाला लिक्विड लिया है, इसलिए मैंने उसको मेंशन किया। अब देखो बच्चों, हमारा काम तो हो चुका है। प्रेशर एट ए कितना है बच्चों? PO। और प्रेशर एट B कितना है बच्चों? PC। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी बच्चों? देयरफॉर PB की जगह पे PC इज इक्वल टू PA की जगह पे PO प्लस H रो G। आ गया क्या बच्चों? यही तो हमारा प्रेशर एट C ही हमारा कौन है? प्रेशर रिक्वायर्ड और या प्रेशर ऑफ दैट गैस फील्ड हियर इन द कंटेनर। सो PC इज प्रेशर to be found, that is P। तो क्या हम लोग कह सकते हैं therefore P is equal to PO plus H रो G। तो किसी भी इसका अगर हम लोग प्रेशर इसके हेल्प से निकालने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली ये बेसिक फॉर्मूला आपके काम में आएगा। और सबसे अंत में एक चीज देख लो बच्चों, कितना कितना इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड जो भी होगा, चलो जो भी, बिना नंबर का ही पुट कर देता हूं फिलहाल इसको। हाँ जी, तो ये फर्स्ट हो गया था, ये सेकंड हो जाएगा और ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है। हाँ जी, और अब थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो तो, अगर मैं PO को इधर लेके जाऊंगा, P माइनस PO इज इक्वल टू H रो G, क्या था रे ये आपको याद है क्या बच्चों? क्या ये फॉर्मूला आपने कहीं देखा है? मुझे तो लग रहा है कि आपने देखा है। और क्या हम लोग इसको यही नहीं कहते, गेज प्रेशर
करेक्ट है कि नहीं बच्चों? ये गेज प्रेशर है, तो मैनोमीटर को यूज करके आप लोग या तो गेज प्रेशर निकाल सकते हो या तो फिर आप लोग किसी भी गैस का प्रेशर निकाल सकते हो, और ये हो चुका है उसका फॉर्मुलेशन। होपफुली आप लोगों को दोनों इंस्ट्रूमेंट को यूज करके कैसे हम लोग प्रेशर को मेजर कर सकते हैं ये समझ गया होगा। ओके बच्चों, अगर आपको ये प्रेशर का फॉर्मुलेशन वगैरह ये बेसिक चीजें समझ गई है तो इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ी है। तो क्या चीज को हम लोगों को रिमेंबर करना है, मैं वो यहां पे लिख देता हूं, किसी और पेन को यूज कर लेते हैं जी। रिमेंबर, याद रखो, या कहो इसको नोट है, ये नोट करो क्या चीज है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जनरली, मैं कह रहा हूं जनरली नॉट कंपल्सरीली, सो जनरली हम लोग जब मेजर कर लेते हैं तो कई बार आप लोग देखोगे कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर ये आपको किसी लेंथ के जैसा लिखा हुआ नजर आए, लेंथ ऑफ व्हाट, द मर्क्यूरी। सो ये एक्चुअली लेंथ ऑफ दैट मर्क्यूरी होती है, जिसको जनरली जैसे प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ये होता है जैसे समझो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ऐसा काउंट करते हैं, समझे? जो ये सेंटीमीटर को अगर इसको mm में कन्वर्ट कर देने का है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, समझो 760 mm ऑफ एच जी। ये क्या हो गया बच्चों? ये इसका मेजरमेंट का एक यूनिट हो गया जो हमें पता होना चाहिए। एक और भी होता है, टॉर में भी हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, यहां पे लिख देता हूं, आप लोग साइड में लिख लेना उसको। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ एच जी। एच जी कौन होता है बच्चों? मर्क्यूरी। सो नॉर्मली हम लोग उसको मर्क्यूरी के लेवल पे काउंट करते हैं। तो मर्क्यूरी में आप लोगों ने देखा कि उधर वो एक हाइट का डिफरेंस था और उसको हम लोगों ने मेजर किया था। वो जो हाइट का डिफरेंस था ना बच्चों, उसकी जो लेंथ है वो एक्चुअली उसके टर्म में हम लोग उसको मेजर करते रहते हैं, समझे? क्लियर है बच्चों? चलिए, अब हमारा लगभग जो प्रेशर वाला पार्ट था वो खत्म हो चुका है। मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब प्रेशर वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब क्या चालू होगा बच्चों? अब वो पार्ट स्टार्ट होगा कि जो पहले आपके इस सिलेबस के पहले पुराने सिलेबस में एक्चुअली एक अलग सा टॉपिक रहता था, सरफेस टेंशन। और ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये 11th को रहता था ये, और इसके आगे भी एक पार्ट आने वाला है। तो देखो, 2 पार्ट्स आपके 11th को थे पहले, उसको अभी 12th में डाल दिया है, और 12th का सरफेस टेंशन चैप्टर जो था वो भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो सरफेस टेंशन वाला जो चैप्टर था ना, उसका पार्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे। 2 चैप्टर्स का मिलके ये चैप्टर बन चुका है। और ऐसे कुछ चैप्टर्स है, जैसे पहला भी चैप्टर आप लोगों ने मुकेश सर से पढ़ा था बच्चों, रोटेशनल डायनामिक्स। आपको पता है रोटेशनल डायनामिक्स नाम का चैप्टर भी 2 चैप्टर से बना हुआ है। ओल्ड सिलेबस का बता रहा हूं मैं। तो ओल्ड सिलेबस में सर्कुलर मोशन पहला चैप्टर था और 3rd चैप्टर था रोटेशनल मोशन। उन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने क्या बना दिया बच्चों? अभी रोटेशनल डायनामिक्स। वैसे ही एक सरफेस टेंशन 12th का और 11th का प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, ऐसा मिलके उन्होंने बना दिया है अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड 12th स्टैंडर्ड का। तो 2 चैप्टर मिलके, इसलिए इसको थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा। ओके, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते वक्त हम लोगों को एक सेपरेट सा सेक्शन देखना है। इसके लिए माइंड सेट भी अब अलग सा बना लो। ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर का अब पार्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन थोड़ा सा अलग सा हमें ढंग से पढ़ना पड़ेगा। इसकी कई सारी कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। टेंशन मतलब क्या? दिमाग का टेंशन है क्या? टेंशन का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? कोई बताएगा मुझको? टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग सुना होगा कभी आप लोगों ने। टेंशन ऑन द सरफेस ये नहीं सुना होगा, लेकिन टेंशन ऑन द स्ट्रिंग जरूर सुना होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे। ऑसिलेशन वगैरह पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा, या कहीं ना कहीं पे तो आप लोगों ने उसको रोटेशनल डायनामिक्स में भी हुआ होगा। सो टेंशन ऑन द स्ट्रिंग ये आप लोगों ने कहीं पे सुना है। व्हाट इज अ टेंशन? टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स। ये याद रखो आप, सबसे पहले तो इसको दिमाग में रखो। टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स, काइंड ऑफ द फोर्स। अब देखो हम लोगों को सरफेस टेंशन की
एक डेफिनेशन आएगी एट द एंड, हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे, एकदम अंत में पढ़ेंगे। लेकिन सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस एनर्जी क्या है, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, इसको समझने के लिए, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए बच्चों हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना पड़ता है। कुछ टर्म्स आएगी अभी मैं वो टर्म्स है जो आपको समझाऊंगा, और अगर आपको वो टर्म समझ में आ गई तो आपको सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी भी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके जी, चलिए बच्चों, तो अभी हम लोग धीरे धीरे करते करते सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स को, जैसे मतलब पहले मैं आपको ये ही बता दूं कि सरफेस टेंशन के वजह से होता क्या है। आप लोगों ने अगर गांव की ओर खास करके घूमे होंगे या कुछ टूरिस्ट प्लेसेस पे गए होंगे जहां पे कई बार वाटर होता है, तो वाटर के ऊपर एक वाटर स्पाइडर देखा होगा आपने। वो वाटर स्पाइडर आराम से उसके ऊपर खड़ा भी रहता है और काफी तेज स्पीड से भाग भी लेता है वाटर के ऊपर। कैसे? कई बार आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि वो जो डेंगू मलेरिया वाले जो मच्छर होते हैं, तो आप लोगों को गवर्नमेंट की जनरली नोटिस आती है कि जो खराब पानी है बारिश के दिनों में, अभी जस्ट स्टार्ट हो जाएगा, अभी बारिश चालू हो चुकी है, तो अभी ये गवर्नमेंट की नोटिस आती रहेगी या एडवर्टाइज आती रहेगी कि कहीं पे भी बाहर इधर उधर कहीं पे भी अपने पास में खराब पानी जमा न होने दे। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ मॉस्किटोज अपने अंडे देते हैं। मुझे बताओ, पानी के अंदर अंडे कैसे देगा? अंदर जाता है क्या मच्छर? नहीं, वो उसके सरफेस के ऊपर ही रहते हैं। कैसे? सरफेस टेंशन। ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनके, अच्छा बबल होते हैं, हम लोग वो खेल खेलते हैं, जैसे इधर से सोप का फिल्म लाते हैं और फिर उसको फूंकते हैं तो बबल्स आते हैं, और ये जो बबल्स होते हैं ये सर्कुलर ही क्यों होते हैं या कहो स्पेरिकल ही क्यों होते हैं? जब बारिश की बूंदें गिरती है या जब आप कभी भी कोई फव्वारे मारते हो तो वो जो बूंदें होती है वो स्पेरिकल ही क्यों होती है? इन सब का रीजन बेटा रिलेटेड है किससे? सरफेस टेंशन से। तो ऐसे कई सारे सवाल आएंगे, ऐसी कई सारी चीजें आएंगी जिनको आपको समझना है। तो सबसे पहले समझ लो, मॉलिक्यूलर थ्योरी समझनी है हमें सरफेस टेंशन की। क्या समझनी है? मॉलिक्यूलर थ्योरी। सो देखो मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, देखते हैं। मैं सरफेस टेंशन को एसटी लिख रहा हूं क्योंकि बार बार उतना लिखना हमारे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो अभी देखिएगा मॉलिक्यूलर थ्योरी। मॉलिक्यूल्स पता है क्या आपको? कोई भी मैटर दुनिया में एटम से बना है, एटम एटम मिलके क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल्स, राइट? सो देखो मॉलिक्यूल से मैटर बन जाता है। सो मॉलिक्यूल 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 एक दूसरे को जब जुड़ जाते हैं तो बन जाता है मैटर। इसलिए अब उसकी जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, तो उसको सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में बच्चों एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। ओके, कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहेंगे बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सो मॉलिक्यूलर थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसपे हमारा ध्यान होना चाहिए, उसमें सबसे पहले आएगा हमारा क्या? जी, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिंपल लैंग्वेज में फोर्स बिटवीन या विद इन, फोर्स बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स। इसको क्या अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये समझने की जरूरत है, इसको बस समझो पहले। ठीक है, अब ये हो गया। लेकिन इसमें भी दो टाइप के आते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी दो टाइप के फोर्सेस आएंगे बच्चों। अब इनमें दो टाइप के कौन से फोर्सेस है? उसमें से सबसे पहला है कोहेसिव फोर्स। बच्चों देखो कोहेसिव फोर्स, सो सबसे पहला आता है इसमें कौन? कोहेसिव फोर्स। क्या आप लोगों ने कभी कोहेसिव फोर्स वगैरह का नाम सुना है क्या? केमिस्ट्री में वगैरह कहीं ना कहीं पे आप लोगों ने क्या ये नाम सुना है?
सुना होना चाहिए। अब तक तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे इसको सुना होगा, ऐसा मेरी होप्स है। अभी ये जो होप्स है मेरी, इसको मरने मत देना, क्योंकि आप लोगों ने आंसर दे चुके हैं। आपके मोबाइल पे बैठे बैठे कान में हेडफोन डाल के आप लोग बैठे हो, सुन रहे हो। मुझे पता है कि आप लोग शायद उसको रिमाइंड कर रहे हो, उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर फाइनली आपको शायद अगर वो आंसर मिल गया होगा तो आपको समझ गया होगा कि कोहेसिव फोर्स क्या है। कोहेसिव फोर्स ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल। लेकिन कौन से मॉलिक्यूल, ये पहले समझ लो। बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, सो इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन या अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स। यहां तक तो कॉमन है एडेसिव और इसके लिए, लेकिन ऑफ सेम सब्सटेंस ये बहुत जरूरी है बच्चों। ऑफ सेम सब्सटेंस ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। ऑफ द सेम सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जैसे अभी ये एयर है, यहां पे मेरे सराउंडिंग में क्या है बच्चों? एयर। तो एयर में अलग अलग से क्या है? गैसेस है। अब इन गैसेस के बीच में भी क्या है बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो देयर आर लॉट्स ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है ना, तो ये गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनका। और ऐसे इसको, क्योंकि गैस गैस के मॉलिक्यूल कैसे हैं? सेम, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि उनके बीच में जो है, जैसे एग्जांपल अगर देना है तो एयर हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर हो सकते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, वाटर एक ही पार्ट है ना, अलग सा मटेरियल, अलग सा सब्सटेंस नहीं है। और इसलिए फिर वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है, एयर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? कोहेसिव फोर्स। ये जो कोहेसिव फोर्स होता है ना बच्चों, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है किस में? सॉलिड्स में। और ये सबसे कमजोर होता है, या कहो वीक होता है, किस में? ऑब्वियसली गैसेस में। इसलिए तो घूम सकते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो सही, लेकिन बहुत कम है। और सॉलिड में इसलिए उसको जो फिक्स्ड शेप है, या वो जो रिजिडिटी आती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड्स। ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सॉलिड्स में, एंड वीक इन गैसेस। तो गैस में सबसे कम फोर्स होता है और कोहेसिव फोर्स, और सॉलिड में सबसे स्ट्रांग होता है। और जिसके वजह से सॉलिड्स को उसका शेप, साइज जो एकदम फिक्स्ड रिजिडिटी मिलती है, वो उसी के वजह से मिलती है। तो समझो कि बच्चों आप लोग अब एक और चीज देखो, ये जो फोर्स है ये क्या कर देता है? अपने आपस में मॉलिक्यूल्स को जोड़ देता है, ठीक है? ये क्या कर देता है? आपस में उसको जोड़ देता है। अब नॉर्मली जैसे अगर आप लोग देखोगे तो समझो वाटर के अलग अलग से ड्रॉपलेट्स है, एकदम छोटी छोटी बूंदे हैं, बूंदों का भी छोटा छोटा सा हिस्सा है बच्चों। तो ये जो हिस्सा है ना, जब दो बूंदे आपस में टकरा जाती है तो वो एक बड़ी बूंद तैयार करती है, वो और बड़ी बूंद तैयार करेगी अगर आपस में मिल जाएंगे। तो ऐसी जो बड़ी बूंद तैयार हो जाती है, इसको हम लोग एक दूसरे को मिलने को हम लोग कहेंगे कोलेस। सो ड्रॉपलेट्स, स्मॉल ड्रॉपलेट्स, क्या हम लोग कह सकते हैं? स्मॉल ड्रॉपलेट्स, द कोलेस। स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों। द कोलेस ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। वो इकट्ठा आते ही इसलिए है, वो एक दूसरे को चिपक जाते हैं इसलिए, क्योंकि इधर भी वाटर का ड्रॉपलेट, इधर भी वाटर का ड्रॉपलेट, सेम सब्सटेंस, चिपक गए। कोहेसिव फोर्स है, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स की वजह से वो चिपक जाते हैं। आसान है, ठीक है? कोहेसिव फोर्स समझ गए हो? सो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में होता है, ठीक है? एकदम आसान, बाकी कुछ उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब एडेसिव फोर्स, इसी का भाई आगे देखते हैं। चलिए बच्चों एडेसिव फोर्स को देखते हैं। सो सेकेंड फोर्स है बच्चों एडेसिव फोर्स।
ये भी क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी क्या है बच्चों, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने कहा था आपको ये चीज कॉमन रहेगी। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये तो पहले भी देखा था कोहेसिव फोर्स के टाइम पे, लेकिन इसमें और उसमें एक फर्क ये है कि ये दो अलग अलग से सब्सटेंसेस के बीच में हो सकता है, ऑफ नॉट द सेम, उसके अपोजिट क्या आएगा फिर, ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ओके क्या बच्चों, क्लियर है कि बच्चों? जैसे कि अगर आप लोगों को एग्जाम्पल ही देने का है तो समझो, अगर हम लोग नॉर्मली जैसे समझो पानी ले लो, और पानी को ग्लास, किसी भी ग्लास के ऊपर जब आप लोग डाल देते हो तो पानी क्या हो जाता है, तुरंत नीचे आ जाता है क्या? नहीं, तो पानी धीरे धीरे करके आ जाता है, और कुछ पानी की बूंदें तो उसके ऊपर चिपक ही जाती है। चिपकती मतलब खींचना नहीं पड़ता, लेकिन वो नीचे नहीं आती, देखा होगा आप लोगों ने। तो वो क्यों नीचे नहीं आ रही है? ग्लास अलग सा सब्सटेंस है, वाटर अलग सा सब्सटेंस है, लेकिन अगर वाटर का ड्रॉपलेट उसके ऊपर अगर चिपक चुका है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, उन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन क्या वो दो सेम टाइप के सब्सटेंस है क्या बच्चों? नहीं। तो इसलिए ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, एडेसिव फोर्स। सो इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, वाटर ऑन ग्लास, वाटर ऑन वॉल, कहीं पे भी डाल दो, वो आप लोग जो दो अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस, वाटर ही चाहिए ऐसा नहीं है, हनी भी हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कोई भी चीज, समझ गए? तो ये है हमारा सबसे पहले एक जो चीज हमें समझनी थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उसके दो टाइप, और वो है एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस। ये हो चुके। अब हमें एक और कॉन्सेप्ट को समझना है, और वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं। अब ये आगे की कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं पहले। ये इसको बहुत ही ध्यान से समझना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि जब आप लोग अगर ध्यान दोगे तो ही ये चीज समझेगी। इसलिए जो मैं लिख रहा हूं उस पर पूरा फोकस करो आप लोग। पूरा फोकस आपके कहां होना चाहिए? जहां मैं लिख रहा हूं उसी चीज के ऊपर। अभी जो मैं समझाने जा रहा हूं आपको वो बहुत ही क्रूशियल है बच्चों। जी, तो अभी हमारे पास एक लिक्विड है बच्चों, और इस लिक्विड में बच्चों हम लोगों ने तीन अलग अलग जगह के क्या देखे हैं, पोजीशंस देखे हैं, और वहां के समझो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स को हम लोग देखेंगे। अब जब हम लोग इसको चेक करेंगे बच्चों, इसको समझने के लिए हम लोगों को देखना है, देखो ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये ए पॉइंट है। ओके, चलिए डायग्राम समझ गया है तो हमारे लिए इतना काफी है। यह है एक्स, यह है एक्स डैश, ये है y, ये है y डैश। ठीक है, क्लियर है अभी? चलिए अब हमारे लिए बहुत जरूरी एक 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 कॉन्सेप्ट्स आएंगी, और अभी हम लोग उन सारी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, खत्म हो गया। अब हमें देखना है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। देखो ये बहुत जरूरी है बच्चों, ये है बी, रेंज ऑफ, किसकी रेंज देख रहे हैं बच्चों हम लोग? मॉलिक्यूलर फोर्स। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, रेंज समझते हो ना आप लोग? व्हाट इज अ रेंज? रेंज मींस अ डिस्टेंस। जैसे अभी मेरी रेंज क्या है, समझो अगर मुझे किसी को टच करने का है तो व्हाट इज माय रेंज? जितने मेरे हाथ की लंबाई है, मतलब दिस डिस्टेंस इज द रेंज अप टू विच आई कैन टच द थिंग्स। ये मेरी रेंज हो गई, करेक्ट है कि नहीं? तो ये हाथ की लंबाई क्या है बच्चों? किसी भी चीज को मेरे पकड़ने की रेंज, दैट इज
और अगर समझो मुझे यहां से कोई दूर, अभी जैसे आपका कैमरा पकड़ना है ये सामने ये स्क्रीन को, तो आई एम अनेबल टू कैच इट जस्ट बिकॉज माई हैंड्स रेंज इज नॉट अप टू देयर। करेक्ट है कि नहीं? तो ये हो गया। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करो, इसको हम लोग कहते हैं रेंज। सो नथिंग बट इट इज अ डिस्टेंस, या यू कैन से रेंज मतलब उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है। सो ये मॉलिक्यूल से वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक मॉलिक्यूलर फोर्स एक्टिव होता है या कहो इफेक्टिव होता है। सो कैन वी से इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस up to which maximum distance up to which molecular force of a molecule is effective। तो समझो यहां पे एक मॉलिक्यूल है, अब ये ज्यादा से ज्यादा कहां तक, यहां तक इफेक्टिव है, ये ज्यादा से ज्यादा यहां तक इफेक्टिव है, ये ज्यादा से ज्यादा यहां तक इफेक्टिव है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, कहो ये स्पेयर की रेडियस, वो कौन हो गए बच्चों? उसकी रेंज ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये कौन हो गया? रेंज ऑफ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर फोर्स। सो ये हो गई रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ये ज्यादा से ज्यादा वाला डिस्टेंस है जहां तक वो फोर्स उसका इफेक्टिव है। जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स का भी एक रेंज देखा था। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज इन्फिनिटी होती है, दुनिया भर में पूरा भरा पड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो यूनिवर्सल फोर्स है, हर जगह पे जाओ। लेकिन अर्थ एक लेवल तक किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे अगर मान के चलो ये पेन है, अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकता हूं ये नीचे आ जाता है, क्योंकि हम लोग उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है उसके बाहर नहीं फेंक चुके। लेकिन अगर मैं बहुत जोर से फेंकूं, बहुत जोर से, तो एक फोर्स ऐसा आ जाएगा जिसके बाद में ये एक डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा और उसके बाद में ये वापस इधर नहीं आएगा। इसका मतलब उसके बियॉन्ड, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो चुका है? नहीं, उसके बियॉन्ड भी फोर्स है, लेकिन उतना नहीं है, इनफ नहीं है जितना उसको वापस लाने के लिए चाहिए। तो इसलिए जहां तक ये मैक्सिमम काम करता है ना कि इसको वापस ला सके, उसको कहेंगे हम लोग रेंज ऑफ ग्रेविटी। वैसे ही ये जहां तक उसका डिस्टेंस होता है ना, जहां तक, तो उसको खिंचाव तक वो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। एकदम शॉर्ट फोर्स है ये, ठीक है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है जिसका एक लगभग अप्रोक्सीमेटली जिसका रेंज होता है वो कितने ऑर्डर का होता है बच्चों? 10⁻⁹ मीटर तक के, मतलब ऐसे मान के चलो ये नैनोमीटर्स में काम करता है। ठीक है बच्चों, ये होता है नैनोमीटर में काम करता है, मतलब ये बहुत ही छोटा सा रेंज होता है इसका, एकदम छोटा सा। मॉलिक्यूल जहां है वहां से 10⁻⁹ यहां तक के डिस्टेंस पे ये ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव होगा। चलो अगली कॉन्सेप्ट। अब अगर हम लोगों को यह समझ गया तो अब हमें समझना है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सो सी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को समझने की कोशिश करो। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर मतलब तो समझ गए होंगे आप लोग, पूरा बॉडी। यहां पे मॉलिक्यूल है तो उसके इधर 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 सब जगह पे अगर हम लोग देखेंगे, जहां तक फोर्स लग सकता है, जहां तक फोर्स लग सकता है वो पूरा स्फीयर मतलब होता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। वो जहां तक लगा सकता है फोर्स। सो एक इमेजिनरी स्फीयर, क्या हम लोग कहेंगे इसको? इट इज एन इमेजिनरी स्फीयर। ये एक इमेजिनरी स्फीयर है। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, ये एक इमेजिनरी स्फीयर है। लेकिन कौन सा स्फीयर है? वेयर अ मॉलिक्यूल इज एट द सेंटर, वेयर molecule is at center। ठीक है, मॉलिक्यूल ये सेंटर में है, एंड उसका जो रेडियस होता है, एंड इट्स रेडियस इज इक्वल टू रेंज ऑफ molecular force।
तो उसका जो रेडियस होता है, जैसे अभी देखो एक एग्जांपल देख लो, ये है समझो मॉलिक्यूल, ओके। अब मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा यहां तक फोर्स लगा सकता है, ज्यादा से ज्यादा यहां तक, ज्यादा से ज्यादा यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, जो भी है जहां जहां तक वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो आगे पीछे, अभी ये तो 2 डायमेंशनल में दिखा रहा हूं, ये एक्चुअली होगा 3 डायमेंशनल में। तो बेसिक चीज ये है कि सेंटर में है मॉलिक्यूल और इसका जो डिस्टेंस है या सर्कल का ये जो ज्यादा से ज्यादा जहां तक ये फोर्स इफेक्टिव होगा, वो इमेजिनरी स्पेयर कौन होता है? स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले अर्थ का, आप अर्थ के किसी भी पॉइंट पे इसको फेंको, एक डिस्टेंस तक ये क्या करेगा? उसको वापस लाएगा, और जिसके बियॉन्ड नहीं लाएगा, जहां तक वो स्पेयर फैला हुआ है, उसको हम लोग कहेंगे स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस के, जैसे ग्रेविटी के लिए उसका सेंटर कौन है? अर्थ, वैसे ही इसका मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्लियर है अभी आपको? अब हम लोग देखेंगे सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म जो होती है ना बच्चों, तो सरफेस फिल्म एक लेयर है। सो इट इज अ सरफेस लेयर, ये एक सरफेस लेयर है जिसकी थिकनेस, द सरफेस लेयर ऑफ द लिक्विड विथ ए थिकनेस, जिसकी थिकनेस कितनी होती है? विथ थिकनेस इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या? देख लो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक डायग्राम बना लिया था बच्चों, देखो ये डायग्राम देखो यहां पे, हाँ जी ये डायग्राम बहुत जरूरी है बच्चों। देखो इस डायग्राम में ये मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो, ये वाले मॉलिक्यूल को, ये बराबर सरफेस के है क्या? ओके, तो अभी यहां से लेके देखो, ये पॉइंट से लेके, सेंटर से लेके बराबर यहां तक, मतलब उसके रेंज तक, ये जो लेयर है मतलब एक्स वाई, ध्यान दो बच्चों, मतलब ये जो लेयर है ना, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं अभी, ये थिकनेस वाला जो लेयर है, अभी इसकी रेंज कितनी है, या कहो इसका डिस्टेंस कितना है, ये जो थिकनेस है ये कितनी है? जितना रेंज है किसका? मॉलिक्यूलर फोर्स का, यहां तक रेंज है। तो ये सबसे टॉप वाला जो लेयर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे सरफेस लेयर, है ना। तो ये सरफेस फिल्म कहलाई जाती है। तो सरफेस फिल्म देखो, अभी ध्यान दीजिएगा, तो अगर ऊपर वाले डायग्राम में हम लोग सरफेस फिल्म को देखेंगे ना बच्चों, तो सरफेस फिल्म ये कितने डिस्टेंस पे? एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश, या तो फिर वाई वाई डैश। तो एक्स एक्स डैश की थिकनेस या वाई वाई डैश की थिकनेस, ये जो पूरी बेल्ट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? सरफेस फिल्म। ये पूरा जो लेयर होगा ऊपर का, इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, अगर इसको ढंग से समझना है थोड़ा सा। आप लोग घर पे दूध गर्म करते हैं हम लोग, और जब दूध को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर एक मलाई का लेयर आ जाता है ना। ऐसे इमेजिन करो कि वो ऐसे एक मलाई का लेयर है, मलाई नहीं होती, जस्ट इमेजिन करो कि वो जो ऐसे लेयर होता है ना, इसकी एकदम थिकनेस कम होती है, वैसे इधर एक लेयर है समझ लो। तो वो जो लेयर है वो एक फिल्म की तरह है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? सरफेस फिल्म। ठीक है बच्चों, चलो, और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं इसकी लास्ट वाली कॉन्सेप्ट्स की ओर, और वो है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। चलो, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या होता है? फ्री सरफेस विच इज एक्सपोज टू द, वो लेयर जो एक्सपोज हो चुका है, किसको? एयर को, उसको हम लोग क्या कहेंगे? द सरफेस ऑफ द फ्लूइड विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शेयर स्ट्रेस। इसके ऊपर कोई भी शेयरिंग स्ट्रेस नहीं होता है। मतलब जैसे ये लिक्विड का यहां पे है, तो ये जो लिक्विड है, अभी समझो यहां से नीचे लिक्विड है और यहां से ऊपर एयर है, तो ये जो बाउंड्री है ना, इसके ऊपर कोई भी डिफरेंट टाइप का शेयरिंग स्ट्रेस नहीं है, इसको हटाने का काम नहीं है। तो वो जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? फ्री सरफेस। सो इट इज अ सरफेस ऑफ द फ्लूइड, इट इज अ सरफेस ऑफ फ्लूइड, surface of fluid which does not experience
experience any what, ये कोई भी क्या नहीं एक्सपीरियंस करता, शेयरिंग स्ट्रेस। अब होता क्या है पता है क्या, ये जैसे इट इज अ बाउंड्री, जैसे लिक्विड और गैस की ये बाउंड्री होती है, ठीक है, लिक्विड गैस बाउंड्री। सो लिक्विड और गैस की एक बाउंड्री होती है, तो वो बाउंड्री जो होती है, जैसे हम लोग अगर देखेंगे हमारी जो गिवन डायग्राम थी उसमें जो x और y का जो लेयर है, एक्स वाई लेयर, मतलब सबसे टॉप वाला लेयर, तो वो एक्स वाई लेयर को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये जो है ये था x, ओ ओ ओ ओ ओ अबे रुक, कहाँ जा रहा है भाई, अरे 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 भाग मत बेटा। हाँ जी, तो देखो ये है x, ये है y। अब ये जो x y इसके नीचे था ना x डैश y डैश, तो x डैश y डैश नहीं, x से लेके y, ये जो सबसे टॉप वाला लेयर है, ये टॉप लेयर ही हमारा कौन है, सरफेस लेयर। अब कल हम लोग जब नए से स्टार्ट करेंगे तो हमें सरफेस टेंशन एग्जैक्टली क्या है उसको मॉलिक्यूलर थ्योरी के आधार पर पढ़ना है। ओके बच्चों, तो इसको समझने के लिए होपफुली आप लोग ये सारी कॉन्सेप्ट्स को कल ढंग से पढ़ के आएंगे, और फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा नया पार्ट, सरफेस टेंशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर थ्योरी। फिर सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या आएगा फाइनली, उसको कंक्लूड करेंगे, उसके डायमेंशन को देखेंगे, उसका एसआई यूनिट देखेंगे हम लोग, उसका फॉर्मुलेशन देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि सरफेस टेंशन के बाद में सरफेस एनर्जी क्या है और सरफेस टेंशन और एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है। ओके, चलिए बच्चों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे बने रहिएगा अमोल गौड़ी के साथ। बाय बाय।